नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे आज के पेपर की आंसर की। और आज का अपना पेपर है 19वां, जिसके आंसर की अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी ने आज का पेपर दिया होगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को मिले होंगे। और जो लोग अभी भी टेस्ट नहीं दे रहे हैं वो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जुड़ जाएँ, अपने साथी लोगों को जोड़ लें ताकि वो भी ये क्वेश्चंस अटेंड कर सके और ये बेस्ट से बेस्ट जो क्वेश्चन सेशन आपको मिल रहे हैं ये वो भी पढ़ सके, उनके भी काम आ सकता है ये। तो आप उन लोगों को भी ग्रुप के अंदर ज़रूर जोड़ें और वीडियोस की लिंक एंड टेस्ट की लिंक आप सभी साथी लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों अभी तक के एनालिसिस की बात कर लेते हैं आंसर की से पहले। तो अभी तक 85 लोगों ने टेस्ट दिया है, जिसमें से 60% से अबव जो है 11 कैंडिडेट है जिनके 60% से अबव आए हैं। बाकी 50% वाले हैं कुछ, बाकी 50% से बिलो वाले हैं। तो देख सकते हैं मतलब पेपर का लेवल जो है वो बहुत ही अच्छा लेवल है। आप लोगों के 60% से अबव जो है किसी के भी नहीं आए हैं। अभी तक के एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है 5-10 जो है कैंडिडेट और एग्ज़ाम दे, या फिर 20-25 कैंडिडेट अभी और एग्ज़ाम दे ले घंटे डेढ़ घंटे के अंदर, तो फिर जो है रिजल्ट और चेंज हो सकता है। किसी के 70% भी आ सकते हैं, 80 भी आ सकते हैं। फिलहाल अभी तक की बात करते हैं तो 60% से अबव 11 कैंडिडेट के आए हैं, बाकी 50% एंड उससे बिलो वाले हैं सारे के सारे। ठीक है, तो चलिए आज के पेपर इसकी आंसर की जो है वो देख लेते हैं। आप लोगों ने क्या आंसर दिया है वो आप लोगों को सीट के अंदर मिल जाएगा, यानी रिजल्ट शीट जो आपको मिलती है उसके अंदर आपको जो आंसर आपने जो दिया है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी हम इस पेपर के आंसर की है वो सॉल्व कर लेते हैं। बाकी आप क्रॉस मैच जरूर कर लेना अपने आंसर्स को कि कौन से क्वेश्चन का आपने क्या जवाब दिया था, और हम आंसर की आप लोगों को बता रहे हैं तो इससे आप मैच कर लेना। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A nurse is received a report on a client being admitted with anemia who requires a blood transfusion. The nurse will anticipate which assessment finding? देखिए एक पेशेंट है जो एनीमिया का है और वो एडमिट हुआ है बेबी, और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की क्या है ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। बताइए यहाँ पे इस पेशेंट के अंदर नर्स को क्या असेसमेंट फाइंडिंग देखने को मिलेगी, या फिर क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस नर्स को यहाँ पे इस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है टेकिकार्डिया, नेक्स्ट है हाइपरटेंशन, नेक्स्ट है हेडेक, नेक्स्ट है डायफोरेसिस, नेक्स्ट है बाउंडिंग पेरिफेरल पल्स। तो यहाँ पे देखिए एनीमिया का पेशेंट है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जिसको ज़रूरत है, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है, इसका मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब हीमोग्लोबिन का लेवल लो है। तो यहाँ पे ब्लड की इसको ज़रूरत किसको होगी जिसका लेवल मतलब हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत कम होगा, यानी एनीमिया से, सीवियर एनीमिया से ये पीड़ित है। तो बताइए इसमें क्या असेसमेंट फाइंडिंग देखने को मिलेगी। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो यहाँ पे देखिए एक तो इस पर्सन को क्या होगा, टेकिकार्डिया होगा। टेकिकार्डिया यानी हार्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ब्लड है नहीं, ब्लड है थोड़ा है। तो ब्लड तो हर एक ऑर्गन को चाहिए, तो यहाँ पे पंप करने की जो कैपेसिटी या फिर जो हार्ट रेट है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या होगा इसमें, दूसरा होगा हेडेक। पेशेंट को क्या होगा, हेडेक होगा। तो ये दो फाइंडिंग जो है 1 और 3 वाली, ये दो फाइंडिंग जो है एनीमिया के इस पेशेंट में देखने को मिलेगी। तो टैकीकार्डिया होगा, दूसरा हेडेक होगा। हाइपरटेंशन नहीं होगा, ना ही डायफोरेसिस होगा, ना ही बाउंडिंग पेरिफेरल पल्स होगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ टैकीकार्डिया और हेडेक की कंडीशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट जवाब है। जिन्होंने ऑप्शन ए दिया है उनका सही जवाब है। आप अपनी जो आंसर शीट है, यानी जो रिजल्ट की सीट है, उसमें आपने क्या आंसर दिया है वो यहाँ से आप मैच कर लेना। ऑप्शन ए जिन्होंने भी दिया है उनका सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले और जो क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं एनीमिया के अंदर। कोल्डनेस टू टच, देखिए खून की कमी है, तो प्रॉपर ब्लड जो है वो नहीं मिल पा रहा है हर एक ऑर्गन को। तो पेशेंट को जब आप टच करेंगे तो ठंडा ठंडा वो पेशेंट फील होगा, क्योंकि ब्लड का जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मली 98.7, तो ये टेम्परेचर जो है मेंटेन कैसे रह पाएगा जब ब्लड ही नहीं है और ब्लड प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, ब्लड मतलब प्रॉपरली ऑल ओवर बॉडी को नहीं मिल पा रहा है। तो कूलनेस जो है टच, ये आपको देखने को मिलेगी, मतलब बॉडी जो है वो ठंडी पड़ जाएगी। ठीक है, इनटॉलरेंस टू कोल्ड, और सर्दी के प्रति जो पेशेंट है वो सर्दी को सहन नहीं कर पाएगा, इतनी ज़्यादा सर्दी लगेगी। सर्दियों के दिनों में अगर एनीमिया का कोई पेशेंट है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, वो टॉलरेट नहीं कर पाता है कोल्ड को। ठीक है, टेकिकार्डिया होगा, साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, ऑर्थोस्टेटिक
हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन नहीं होगा, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होगा एनीमिया के पेशेंट के अंदर। एंड हेडेक, ठीक है, तो हेडेक होगा, टेकिकार्डिया होगा, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होगा, इंटॉलरेंस टू कोल्ड एंड कूलनेस टू टच। ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स जो है सीवियर एनीमिया के पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। वहीं यहाँ पे आगे दे रखा है हाइपरटेंशन, डायफोरेसिस एंड बाउंडिंग पेरिफेरल पल्स। ये एनीमिया के साइन नहीं है जो आपको ऑप्शन में मिले हैं, तो ये तीनों ही एनीमिया के कोई क्लिनिकल फीचर नहीं है। यहाँ पे जो क्लिनिकल फीचर है कूलनेस टू टच, इंटॉलरेंस टू कोल्ड, टैकीकार्डिया, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन एंड हेडेक। तो यहाँ पे हेडेक और आपको टैकीकार्डिया ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, टैकीकार्डिया एंड हेडेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये मैंने आपको पहले बताया है और ये भी मैंने आपको कहा था कि इसको अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन आगे आएगा और आपको सही करना है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट ने गलत जवाब दिया है। ये क्वेश्चन मैंने पहले बताया था, प्रीवियस जो सेशंस है उनमें देखना। अभी रिसेंटली जो अपन 40 क्वेश्चन से पहले, यानी 40 क्वेश्चंस तक अपन ने जो 4 सेशन पढ़े हैं ना रिसेंटली, उनको पढ़ना। वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था सारी चीज़ें और मैंने ये भी कहा था कि ये क्वेश्चन अच्छे से याद करना, ये आगे आपके काम आएगा। लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा और गलत आप इस क्वेश्चन का भी जवाब जो है आप गलत लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग, यहाँ पे नीचे जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनको आपको पढ़ने हैं। इसके बाद बताना है कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के क्लस्टर्स जो आपको दिए हुए हैं इनके रिगार्डिंग ये करेक्ट फीचर्स है, ठीक है। तो पहला देखिए क्लस्टर ए डिसऑर्डर। अगर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का क्लस्टर ए डिसऑर्डर होता है तो इसके करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, तो करेक्टराइज्ड बाय ऑड एंड एसेंट्रिक बिहेवियर। क्लस्टर ए डिसऑर्डर वाले पर्सन्स में जो करेक्टरिस्टिक होंगे वो ऑड एंड एसेंट्रिक बिहेवियर टाइप के करेक्टरिस्टिक फीचर्स देखने को मिलेंगे। क्लस्टर बी डिसऑर्डर वाले जो भी पर्सन्स होंगे उनके अंदर करेक्टराइज्ड बाय ड्रामेटिक एंड इरेटिक बिहेवियर। क्लस्टर बी डिसऑर्डर अगर किसी पर्सन को होता है तो उनको ड्रामेटिक और इरेटिक बिहेवियर उनका देखने को मिलेगा। तो ये करेक्टरिस्टिक फीचर जो है क्लस्टर बी डिसऑर्डर में देखने को मिलेंगे। क्लस्टर सी डिसऑर्डर में एंग्जाइटी एंड फियरफुल बिहेवियर होगा। क्लस्टर सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अगर किसी को होता है तो उस पर्सन में एंग्जाइटी एंड फियरफुल बिहेवियर जो है वो देखने को मिलेगा। तो कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो क्लस्टर ए, क्लस्टर बी एंड क्लस्टर सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही तो पूछा गया है कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के कुछ क्लस्टर आपको ऊपर दिए गए हैं, इनमें से कौन से फीचर्स करेक्ट है ये आपको बताना था। तो यहाँ पे देखिए 1 और 3 ओनली, नेक्स्ट 2 3 ओनली, 1 2 3 ओनली, नेक्स्ट 1 और 2 ओनली। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा है कि तीनों के तीनों क्या है, सही है। तो यहाँ पे 1 2 और 3 तीनों के तीनों क्या है, सही है। इनको अच्छे से याद कर लेना। हो सकता है एज इट इज आपको सवाल पूछ लिया जाए और हो सकता है यहाँ पे क्लस्टर डी, क्लस्टर ई भी आपको ऑप्शन में मिल जाए, लेकिन क्लस्टर सी तक ही यहाँ पे मतलब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, डी और ई नहीं होंगे। तो ऐसा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और इनका भी जरूर ध्यान रखना है कि कैसे फीचर्स जो है या फिर करेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एंटीसाइकोटिक ड्रग कैन कॉज एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट, जिसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में EPS, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट, विच रेस्पॉन्स टू द नर्स डॉक्यूमेंट एज इंडिकेटिंग स्यूडो पार्किंसोनिज्म। अब देखिए जो स्यूडो पार्किंसोनिज्म है ये EPS का ही पार्ट है, यानी कि एंटीसाइकोटिक कोई ड्रग पर्सन खाता है तो उसमें एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। उन्हीं में से एक साइड इफेक्ट है स्यूडो पार्किंसोनिज्म। अब यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि अगर स्यूडो पार्किंसोनिज्म EPS किसी पर्सन को जो कि एंटीसाइकोटिक ड्रग खा रहा है उसमें अगर होता है तो स्यूडो पार्किंसोनिज्म में क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे ये आपको पूछा गया है। तो एज नर्सिंग ऑफिसर क्या डॉक्यूमेंट करेंगे, ऐसा अगर पर्सन कोई आता है जिसको स्यूडो पार्किंसोनिज्म हुआ है, क्या क्या जो क्लिनिकल फीचर्स वो आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देखिए रेजिडिटी होगी, नेक्स्ट ट्रीमर्स आएंगे, नेक्स्ट माइड्रियासिस होगा, या फिर नेक्स्ट फोटोफोबिया होगा, या फिर ब्रेडी काइनेजिया होगा। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा, एक तो रेजिडिटी जो है वो आपको देखने को मिलेगी और सीधी सी बात है रेजिडिटी अगर किसी पर्सन को होती है तो उसमें ट्रीमर्स आएंगे ही आएंगे। तो स्यूडो पार्किंसोनिज्म में एक तो रेजिडिटी देखने को मिलेगी, दूसरे ट्रीमर्स जो है उस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। तीसरा क्या होगा, ब्रेडी काइनेजिया। रेजिडिटी हो रही है, ट्रिमर्स आ रहे हैं तो ब्रेडिकाइनेजिया, ठीक है, मतलब जो मूवमेंट्स है वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे।
ठीक है, ब्रेडिकाइनेजिया भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 1, 2 और 5 ये क्या है, क्लिनिकल फीचर है सूडो पार्किंसोनिज्म के। एंटीसाइकोटिक पर्सन खा रहा है, ईपीएस उसको डेवलप हो रहा है। ईपीएस में कौन सा डेवलप हो रहा है, सूडो पार्किंसोनिज्म। तो इसमें कौन सा क्लिनिकल फीचर होंगे, रैजिडिटी, ट्रिमर एंड ब्रेडिकाइनेजिया। 1, 2, 5 जो ऑप्शन है वहीं आपका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। यानी ऑप्शन सेकंड आपका क्या है, करेक्ट जवाब है। यहाँ पे दो ऑप्शंस आपके सामने और बचते हैं, एक माइड्रियासिस एंड एक फोटोफोबिया। माइड्रियासिस एंड फोटोफोबिया जो है ये एंटीसाइकोटिक का साइड इफेक्ट नहीं है, यानी सूडो पार्किंसोनिज्म में ये नहीं देखने को मिलेंगे। ये कहाँ देखने को मिलेंगे, ये देखने को मिलेंगे अगर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग कोई पर्सन खा रहा है तो इसका साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे माइड्रियासिस एंड फोटोफोबिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग कोई पर्सन खाता है तो उसमें साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, माइड्रियासिस एंड फोटोफोबिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। रेशनल में वही लिखा है जो मैंने आपको बता दिया कि एंटीकोलिनर्जिक के साइड इफेक्ट है 3 और 4, यानी माइड्रियासिस एंड फोटोफोबिया, एंटीसाइकोटिक के नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को आपको क्या करना है, मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को मैच करना है। तो एक तरफ आपको डिजीज कंडीशन दे रखी है, दूसरी तरफ ट्रांसमिशन दे रखा है कि कैसे क्या इनका ट्रांसमिशन होता है, एक तरफ डिजीज कंडीशन है। तो पहला देखिए जापानीज एनसेफेलाइटिस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर ही लेना। पहला क्या है, जापानीज एनसेफेलाइटिस। इसके सामने लिखा है ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाई। चलो ये तो आप देख लेना, ठीक है, यानी कि और इनके सामने क्या लिखा हुआ है अपन डायरेक्टली इसको समझते हैं कि जापानीज एंसेफेलाइटिस कैसे ट्रांसमिट होगा, डेंगू कैसे ट्रांसमिट होगी, ये अपन जान लेते हैं। अब जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना तो दिक्कत आपकी बढ़ जाती है। दिक्कत बिल्कुल भी नहीं बढ़ानी है, जो आप लोगों को आता है वो आप सबसे पहले देखिए, जो आपको आता है वो सबसे पहले आप देखिए। जैसे मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप जो है ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक जापानीज एंसेफेलाइटिस है, दूसरा डेंगू है, तीसरा कालाजार है एंड चौथा मलेरिया है। तो मलेरिया के बारे में तो मेरे को नहीं लगता कि किसी को आता नहीं हो। मलेरिया के बारे में तो हर कोई बंदा जो भी बैठा है, जो नर्सिंग करके बैठा है, उसको सबको पता होगा कि मलेरिया किससे ट्रांसमिट होता है। मैं मान सकता हूँ कि जापानीज एंसेफेलाइटिस के बारे में आपको नहीं पता है, डेंगू के बारे में लगभग कैंडिडेट को पता है, कालाजार के बारे में आपको नहीं पता है। तो सबसे पहले मलेरिया का देख लीजिए भाई, जिसका आपको पता है वही देख लीजिए। मैंने आपको एक ट्रिक यही बताई है कि ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं तो एक या दो ऑप्शंस जो आपको आते हैं जिसमें आप 100% श्योर हो वो आप देख लो, बाकी वो आप ऑप्शन में मैच कर लो। अगर एक ही ऑप्शन में वो मैच हो पा रहे हैं तो बाकी जो ऑप्शंस है ना वो ऑटोमेटिकली मैच हो जाएंगे, ज़्यादा समय उनको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको पता है मलेरिया जो है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से फैलने वाली डिजीज कंडीशन है। किससे ट्रांसमिट होती है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज। चलिए मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके एक बार ऑप्शन दिखा देता हूँ, यानी डी का क्या हो जाएगा 3। चलिए यहाँ पे डी का कितने ऑप्शंस में हो रहा है 3, देखिए एक तो पहले में हो रहा है, दूसरे में एक, मतलब चौथे में हो रहा है। अब देखिए एक आपको और पता होना चाहिए, जिसके बारे में मतलब एक के बारे में और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शंस में आपके 3 आ रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं आप एक कर देंगे, कुछ लोग डी कर देंगे, ऐसा नहीं करना है, 100% श्योर हो। चलिए आप मलेरिया के बारे में आपको पता चल गया। दूसरा जो है वो आपको मान लीजिए कि डेंगू के बारे में पता है कि जो डेंगू जो है वो किससे ट्रांसमिट होता है, एडिस एगिप्टी से होने वाली डिजीज कंडीशन है। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसमिटेड बाय एडिस एगिप्टी, तो डी जो है उसका अपन ने क्या देखा है 3, एंड डेंगू जो है वो कितने पे है, बी पे, इसका क्या हो जाएगा 4। अब देखिए ये दो आपने मैच कर लिए, ठीक है, बी जो है उसका 4, डी जो है उसका 3, डी का 3 यहाँ पे भी है, डी का 3 यहाँ पे भी है, लेकिन बी का यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे अपन ने क्या बात की है, बी का 4। मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में कैसे क्वेश्चन को जो है वो आप सॉल्व करेंगे ये मैं आपको स्ट्रेटजी सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे आपने दो मैच किए और दोनों आप श्योर है कि 100% यही होंगे। तो आपके सामने ऐसा कोई ऑप्शन और नहीं है, तो ऑप्शन ए वाला यानी ए और सी जो है उसको देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसको क्लिक कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाइए। क्योंकि ऐसे अगर आप एक ही क्वेश्चन को ऐसे ज़्यादा टाइम देते रहेंगे तो आपका समय भी निकल जाएगा और जो आपका पेपर है
उसमें से क्वेश्चंस भी आपके रह जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं करना है, हर एक क्वेश्चन को आपको देखना है, हर एक क्वेश्चन को आपको समझना है और जिसमें 100% श्योर हो वो आपको ज़रूर करना है। बाकी नेगेटिव मार्किंग से जितना हो सके उतना बचना है। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि एक या दो जो है ऐसे क्वेश्चंस में दो तो आपको आनी ही आनी चाहिए। दो के बारे में मतलब दो ऑप्शंस के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए कि वो कैसे क्या ट्रांसमिट होता है, क्या इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, या फिर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे दो का तो आपको पता ही होना चाहिए। दो को आप मैच कर लेते हैं, मतलब आप पूरे क्वेश्चन को ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इस प्रकार से आप जो है कम समय में ऐसे क्वेश्चंस को इजीली फटाफट से सॉल्व कर देंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। तो डेंगू जो है वो एडिस एगिप्टी से ट्रांसमिट होती है एंड मलेरिया का अपन ने देख लिया फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से जो है वो ट्रांसमिट होती है। वहीं बात करते हैं जापानीज एंसेफेलाइटिस। तो जापानीज जो एंसेफेलाइटिस है वो क्यूलेक्स मॉस्किटो से ट्रांसमिट होने वाली डिजीज कंडीशन है। किससे? क्यूलेक्स मॉस्किटो से ट्रांसमिट होने वाली डिजीज कंडीशन है। वहीं बात करते हैं काला आजार की, और ये बहुत बार पूछा जा चुका है, काला आजार तो बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये तो आपको ऑलमोस्ट याद होगा। काला आजार जो है वो सैंड फ्लाई से होने वाली डिजीज कंडीशन है। इसमें फ्लेवोटोमस आर्जिनटिबिस ये एक नाम है मतलब सैंड फ्लाई का, जिसकी वजह से काला आजार होता है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि ऑप्शन फोर्थ बी जो है उसका 4, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से इनको सॉल्व करना है। ज़्यादा समय जो है इनमें ख़राब नहीं करना है, ठीक है। नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, लेकिन जो आता है उसमें आप थोड़ा सा समय, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा 20 से 25 सेकंड, 1 मिनट से कम समय में या फिर 1 मिनट तक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू बर्थिंग C2 birthing site with a blood pressure of 150 to 90 mmHg, 3 plus proteinuria and edema of hands and face. A diagnosis of severe preeclampsia is made. What other clinical findings supports this diagnosis? देखिए यहाँ पे कोड वर्ड में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है, प्रेग्नेंट है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। उसके ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो 150/90 यानी हाइपरटेंशन उसको हो रखा है एंड 3 प्लस प्रोटीन यूरिया हो रखा है। साथ साथ एडिमा जो है मतलब स्वेलिंग जो है हैंड्स और फेस पे आ रखी है, सूजन आ रखी है भाई हाथों में, मतलब चेहरे पे और हाथों में। तो ये कंडीशन जो है वो आपको इस पेशेंट में जो अभी भी एडमिट हुआ है इसमें आपको देखने को मिली है। यानी ये जो कंडीशन आपको ये जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिले ना, ये किसके हैं? सीवियर प्री इक्लेम्पसिया के। यानी जो पेशेंट आया है वो सीवियर प्री इक्लेम्पसिया का है। इतनी कहानी तो आपको बता दी गई है। अब क्या पूछना चाह रहे हैं यहाँ पे ये पूछना चाह रहे हैं व्हाट अदर क्लिनिकल फाइंडिंग सपोर्ट दिस डायग्नोसिस। यानी सीवियर इक्लेम्पसिया जिसको हुआ है, जिसमें हाइपरटेंशन भी हो रहा है, प्रोटीन यूरिया भी हो रहा है एंड स्वेलिंग भी हो रही है, इनके अलावा और क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो है आपको देखने को मिलेगी? बताइए। यहाँ पे पहला ऑप्शन है हेडेक, दूसरा है कॉन्स्टिपेशन, नेक्स्ट है एब्डोमिनल पेन, नेक्स्ट है विजनल ब्लीडिंग, नेक्स्ट है विजुअल डिस्टर्बेंस। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ जाता है तो ये एक चीज़ तो आपको पता चली गई होगी कि जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है यानी कि उसको हेडेक होगा, सर दर्द उसको होगा ही होगा। या फिर जब भी ऐसा कोई पेशेंट आता है जो हेडेक की कंप्लेन करता है, हेडेक की जो कंप्लेन करता है उसका आप ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करते हैं कि कहीं ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा हुआ है। क्योंकि आप क्यों चेक करते हैं? मतलब हाइपरटेंशन इसको हो सकता है, इसी वजह से जो है ब्लड मतलब हेडेक इसको हो रहा है। तो यहाँ पे आपका हेडेक जो है वो अदर क्लिनिकल यानी इनके अलावा और जो मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे, एक तो जो है हेडेक आपको देखने को मिलेगा सीवियर इक्लेम्पसिया के अंदर, प्री इक्लेम्पसिया के अंदर, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन यहाँ पे नहीं होगा। एब्डोमेन पेन जो है वो हो सकता है, एब्डोमेन पेन यहाँ पे इस पर्सन के अंदर हो सकता है, यानी इस महिला में एब्डोमेन पेन होगा एंड विजनल ब्लीडिंग यहाँ पे नहीं होगी सीवियर प्री इक्लेम्पसिया के अंदर। यहाँ पे विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, प्रोटीन यूरिया है, स्वेलिंग हो रही है, हेडेक हो रहा है, तो उसको देखने में थोड़ा बहुत धुंधलापन जो है हो सकता है, यानी विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो 1, 3 एंड 5 आपका क्या है? सही जवाब है। तो जिन्होंने ऑप्शन सी लिखा था उनको यहाँ पे पूरे नंबर दे गए थे। और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन सी आपको सही जवाब करना है, यानी वहाँ पे ऑप्शंस तो चेंज हो सकते हैं लेकिन 1, 3, 5 जो है वो आपको सही जवाब
करना है। ऑप्शन में हो सकता है ए में मिल जाए, बी में मिल जाए, डी में मिल जाए, वो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सी में ही मिले, लेकिन 1, 3, 5 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ये भी उल्टे-सुल्टे मिल सकते हैं। हेडेक जो है, एब्डोमेन पेन है एंड विजुअल डिस्टर्बेंस, ये आपको इनके अलावा और देखने को मिलेंगे सीवियर प्रीक्लेम्सिया के अंदर। ठीक है, चलिए हेडेक इन सीवियर प्रीक्लेम्सिया इज रिलेटेड टू सेरेब्रल एडिमा। एंड जो हेडेक हो रहा है सीवियर प्रीक्लेम्सिया के अंदर, वो सेरेब्रल एडिमिया से रिलेटेड है। बाकी वैसे हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में ऑलमोस्ट जो कंप्लेन होती है वो हेडेक की ही होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेरेब्रल एडिमा का बताया गया है कि सेरेब्रल एडिमा से रिलेटेड है हेडेक। एब्डोमेन पेन इज सीवियर preeclampsia is related to decreased circulation blood volume and generalized edema। एब्डोमेन पेन का जो रीजन बताया गया है सीवियर प्रीक्लैम्सिया के अंदर, वो बताया गया है कि सर्कुलेशन जो है ब्लड वॉल्यूम का वो डिक्रीज होने की वजह से, और जनरलाइज्ड जो एडिमा हो रहा है इसके वजह से एब्डोमेन पेन हो सकता है। विजुअल डिस्टर्बेंसेस प्रीक्लैम्सिया में रिलेटेड टू रेटिनल एडिमा। रेटिनल एडिमा मतलब फेस में क्या आ रही है, स्वेलिंग आ रही है, तो फेस में स्वेलिंग हो रही है, रेटिनल एडिमा हो रहा है, तो इसकी वजह से विजुअल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हेडेक, एब्डोमेन पेन एंड विजुअल डिस्टर्बेंस, ये आपको अदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए जो नीचे स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनको कंसिडर करना है, और बीसीजी वैक्सीन के बारे में कौन कौन से फीचर्स जो है यहाँ पे करेक्ट है वो आपको बताना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट ने सही जवाब दिया होगा। देखिए पहला ऑप्शन है द लेटर बी, सी एंड जी स्टैंड फॉर बैसिलस ऑफ कालमेट एंड ग्यूरिन। नेक्स्ट है reconstitute BCG should be used within 4 hours. Next, it must be reconstituted with warm water. Next है लेफ्ट अपर आर्म एट द इंसर्शन ऑफ डेल्टोइड एंड इंट्राडर्मल। देखिए यहाँ पे बीसीजी का मीनिंग आपको बताया गया है कि बैसिलस कालमेट एंड ग्यूरिन जो है बीसीजी की फुल फॉर्म होती है। बीसीजी को एक बार आपने डाइल्यूट कर लिया है, रिकंस्टिट्यूट करने के बाद में बीसीजी को विद इन 4 आवर काम में लेना होता है। 4 आवर के बाद में इसको डिस्कार्ड कर देना है, 4 घंटे तक के काम में लेना है, इसके बाद में इसको काम में नहीं लेना है। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट रिकंस्टिट्यूटेड विथ वार्म वाटर सॉरी, मतलब इसको रिकंस्टिट्यूट किस में करते हैं, वार्म वाटर के अंदर जो गर्म पानी होता है इसमें करते हैं, तो बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, मतलब आपका क्वेश्चन भी गलत हो रहा है और आपको बीसीजी के बारे में भी पता नहीं है, ये एग्जामिनर को पता चल रहा है। तो देखिए वार्म वाटर के अंदर इसको रिकंस्टिट्यूट नहीं करते हैं, इसको रिकंस्टिट्यूट किस में करते हैं, एनएस के अंदर। ये भी बहुत बार पूछे जा चुका है कि बीसीजी को रिकंस्टिट्यूट किस में करते हैं, एनएस नॉर्मल सेलाइन के अंदर इसको रिकंस्टिट्यूट करते हैं। नेक्स्ट है लेफ्ट अपर आर्म, जो साइट है लगाने की वो क्या है, लेफ्ट अपर आर्म एट द इंसर्शन ऑफ डेल्टोइड एंड इंटरडर्मल। इसको इंटरडर्मल तो लगाया जाता है, लेकिन किस साइड पे, लेफ्ट अपर आर्म पे डेल्टोइड मसल जहाँ होती है वहाँ पे इंट्राडर्मली बीसीजी का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये बात भी क्या है, सही है। तो यही तो पूछना चाह रहा है कि बीसीजी वैक्सीन के बारे में कौन कौन से फीचर्स सही है। तो एक तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका सही है, एक दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका सही है, एंड एक चौथा ऑप्शन जो है वो आपका सही है। तो 1, 2, 4 जहाँ पर भी आ रहा है वो आपका सही आंसर है, यानी ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो वार्म वाटर भी कर रहे हैं, यानी 1, 2, 3, 4 कर रहे हैं, उनका आंसर गलत हुआ है। जिन्होंने ऑप्शन सी किया था उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा है, बट अपने को समझना है क्वेश्चन को कि क्या कहना चाह रहा है और क्या आपको सही जवाब करना है। ऐसे क्वेश्चन अपन ने पहले भी सॉल्व किए हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन की थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा है। चलिए समझते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व में करते हैं इसको। द नर्स हैज़ ए ऑर्डर टू इंसर्ट एनजी ट्यूब इनटू द स्टमक ऑफ एन असाइंड क्लाइंट। एक पेशेंट को एनजी ट्यूब लगानी है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी आपके डॉक्टर साहब ने कहा है कि इस पेशेंट को एनजी ट्यूब लगानी है। अब देखिए यहाँ पे इन व्हाट ऑर्डर शुड द नर्स परफॉर्म द एक्शन टू बी कंप्लीट द प्रोसीजर। अब यहाँ पे ये पूछने जा रहा है कि एज ए नर्सिंग ऑफिसर जो एनजी ट्यूब आप लगाएंगे तो आपको ऑर्डर में बताना है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे। तो ऑर्डर में आपको प्रोसीजर जो आप कंप्लीट करेंगे वो किस ऑर्डर में आप कंप्लीट करेंगे। प्लेस द ऑप्शन इन करेक्ट ऑर्डर, ऑल ऑप्शंस मस्ट बी यूज्ड। ये सारे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं सारे ऑप्शंस यूज करके आपको करेक्ट ऑर्डर में बताना है, सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। एनजी ट्यूब आपको इंसर्ट करनी है। तो क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल सा है, छोटा सा है कि जो एनजी ट्यूब है वो आपको लगानी है, तो आप करेक्ट ऑर्डर में बता दीजिए कि किस प्रकार से आप कंप्लीट इसको प्रोसीजर को करेंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन है प्लेस डिस्टल एंड ऑफ ट्यूब एट टिप ऑफ नोज एंड मेजरमेंट ईयर लॉब एंड देन द जिफॉइड प्रोसेस टू डिटरमाइन डिस्टेंस ऑफ द ट्यूब इंसर्शन। पहला ऑप्शन क्या आ रहा है कि जो एनजी ट्यूब है
उसका जो मेजरमेंट है वो करेंगे, और वो कैसे करेंगे, नेक्स नोज टू ईयरलोब एंड जिफर्ड प्रोसेस। तो नेक्स से जो है वो मेजरमेंट करेंगे। तो क्या आप सबसे पहले ये काम करेंगे, देखते हैं। नेक्स्ट है इंसर्ट ट्यूब इनटू द नेरीज एंड एडवांस्ड अपवर्ड एंड बैकवर्ड अंटिल रेसिस्टेंस इज मेट, रोटेट कैथेटर जेंटली एंड एडवांस्ड इनटू नेजो फेरिंग्स। जब आप ट्यूब को इंसर्ट करेंगे नेरीज के थ्रू, तो आपको क्या करना है, अपवर्ड एंड बैकवर्ड, अपवर्ड एंड बैकवर्ड एंड रोटेट करते हुए कैथेटर को आपको इंसर्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है सिट द क्लाइंट अपराइट इन ए हाई फॉलोर पोजीशन, आप हाई फॉलोर पोजीशन पेशेंट को देंगे। नेक्स्ट है आस्क क्लाइंट टू टेक सिप्स ऑफ वाटर इफ एबल व्हाइल ट्यूब इज एडवांस्ड जेंटली इनटू स्टमक। पेशेंट को आप पूछेंगे कि जब हम ये ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं तो क्या आप जैसे पानी को निगलते हैं वैसे आप ट्यूब को निगल पाएंगे, तो ये आपको पूछना है और बताना भी है, उसको इंस्ट्रक्ट भी करना है। नेक्स्ट टैप ट्यूब टू क्लाइंट नोज टू होल्ड इट सिक्योरली इन प्लेस। अब यहाँ पे देखिए ट्यूब जो है वो आपकी कंप्लीटली इंसर्ट हो चुकी है। सबसे लास्ट में क्या करना है, टैप ट्यूब, यानी उसको सिक्योर करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, तो भाई सबसे पहले तो हम क्या काम करेंगे, पेशेंट को पोजीशन देंगे। पहले प्रोसीजर जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, इसके बाद पेशेंट को क्या करते हैं, पोजीशन देते हैं, हैंड वॉशिंग वगैरह वो सारी चीज़ें करके। और सबसे पहले यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनके हिसाब से सबसे पहले क्या करेंगे, हाई फॉलोर पोजीशन पेशेंट को देंगे। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन में हाई फॉलोर पोजीशन सबसे पहले दे रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन और देखते हैं। हाई फॉलोर पोजीशन आपने दे दी, इसके बाद में क्या करना है, जो ट्यूब है उसका मेजरमेंट आपको करना है, यानी नेक्स्ट जो मेजरमेंट है ट्यूब का वो आपको करना है। यानी 3 के बाद क्या आएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ये इस ऑर्डर में, मतलब जो आप काम करेंगे ना वो इस ऑर्डर में करेंगे। तो सबसे पहले पोजीशन देनी है, उसके बाद में जो है ट्यूब का मेजरमेंट करना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, ट्यूब को इंसर्ट करना है। ट्यूब को इंसर्ट करना है, रोटेट टाइप में जो है इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में ये सिमिलर मतलब मैच हो रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन डी में ये सिमिलर मतलब जो हम बता रहे हैं वो यहाँ पे ऑप्शन डी में मैच हो रहे हैं। 3 उसके बाद 1 उसके बाद 2। उसके बाद जो है पेशेंट को जब मतलब इंसर्ट ट्यूब को इंसर्ट कर रहे हो तो उसके बाद ही तो आप पेशेंट को कहोगे कि आप सिप ऑफ वाटर, जैसे आप पानी पीते हो निगलते हो वैसे इस ट्यूब को भी आपको निगलना है। ये इंस्ट्रक्ट आप लोग उस पेशेंट को करोगे। तो ये ऑप्शन 4 जो है इसके बाद में आ जाएगा। और जब आपकी ट्यूब जो है कंप्लीटली प्लेस हो जाएगी स्टोमक के अंदर, उसके बाद आपको क्या करना है, ट्यूब को सिक्योर करना है टेप लगा के, कहाँ पे, नोज पे। तो आप इसको सिक्योर कर देंगे तो ये सबसे लास्ट का आपका फंक्शन रहेगा, मतलब काम रहेगा जब आप एनजी ट्यूब इंसर्ट करेंगे। तो यानी ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए यहाँ पे जो रेशनल है वो वैसे मैंने आपको जो बता दिया है वैसा ही इसमें रेशनल दिया हुआ है, ज़्यादा कुछ इसमें स्पेशल है नहीं। द हेड ऑफ क्लाइंट इज बेड राइज्ड फर्स्ट बिकॉज एयरवे एंड ब्रीदिंग आर प्रायोरिटी। एयरवे और ब्रीदिंग जो है वो सबसे मेन जो प्रायोरिटी है वो रहेगी। तो पेशेंट को सबसे पहले पोजीशन देनी है, हाई फॉलोर पोजीशन। ट्यूब का मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट लेंथ में वो आपको करना है, सेकेंडली। तीसरा जो है आफ्टर द क्लाइंट पोजीशन टू प्रमोशन ऑफ एडिक्वेट रेस्पिरेशन, द थर्ड स्टेप इज टू एडवांस द ट्यूब पास्ट द नेजोफेरिंग्स। The fourth step required to take client a sip of water help with tube advancement into the stomach. Finally, step tube is securely to nose and maintain placement and prevent dislodgement. तो prevent मतलब dislodgement होने से बचाने के लिए लास्ट में आपको क्या करना है, टैप से उस ट्यूब को सिक्योर करना है। तो वही कहानी है जो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले हाई फॉलोर पोजीशन देना है, उसके बाद में ट्यूब की लेंथ मेजरमेंट करनी है, उसके बाद में आपको ट्यूब को इंसर्ट करना है रोटेट करते हुए, अपवर्ड डाउनवर्ड जो है वो आपको ट्यूब को इंसर्ट करना है। उसके बाद में पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना है कि आप जैसे पानी को निगलते हैं वैसे इस ट्यूब को आप निगलिए। तो इस प्रकार से चौथी स्टेप आपकी हो जाती है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो ट्यूब आपने डाली है वो कंफर्म मतलब हो चुका है कि ये ट्यूब जो है प्लेसमेंट हो चुकी है, उसके बाद उसको सिक्योर करना है ताकि वो डिसलॉगमेंट नहीं हो, मतलब बाहर ऑटोमेटिकली वो ना निकले, ना ही कोई पेशेंट जो है वो इस मतलब उस ट्यूब को बाहर निकाले। तो उसके लिए उसको सिक्योर भी करना है। तो ये आपके जो है फंक्शन रहेंगे जब आप एनजी ट्यूब इंसर्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एज इट इज आपको पूछा जा सकता है, बिल्कुल आपको पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन ईएसआई से रिलेटेड है, तो यहाँ पे ईएसआईसी की एग्जाम है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज अंडर ईएसआई एक्ट, यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत एम्प्लॉयज को कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं।
पहला ऑप्शन है मेडिकल बेनिफिट, नेक्स्ट है फनरल बेनिफिट, नेक्स्ट है सिकनेस बेनिफिट, नेक्स्ट है मैटरनिटी बेनिफिट, नेक्स्ट है डिसेबिलिटी बेनिफिट। तो आपको बताना था यहाँ पे ईएसआई एक्ट के तहत एम्प्लॉयज़ को कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी ये जो चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं, पांचों ऑप्शंस, ये सारे के सारे बेनिफिट किनको मिलते हैं, एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं अंडर ईएसआई एक्ट। मेडिकल बेनिफिट भी मिलता है, फ्यूनरल बेनिफिट, एक्सपेंसेज भी मिलता है, एंड सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट, ये सारे के सारे बेनिफिट जो है वो एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं। यानी ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या है, करेक्ट जवाब है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईएसआईसी मतलब यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछ भी रखा है। तो वो जो हमारे 400 प्लस क्वेश्चंस है, थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है कि वो क्वेश्चंस आपके हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकूँ, तो उसके लिए चल रहा है। देखिए देखते हैं कैसे क्या उसको प्रोवाइड करवाना है, क्योंकि बहुत समय लगा है वो क्वेश्चंस निकालने में जो यूपीएससी ने वो पूछ रखे हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के हमारी सेशन का, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एज इट इज़ आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो ऑप्शंस है मतलब वो चेंज हो सकते हैं, बाकी एज इट इज़ आपको पूछा जा सकता है। लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को आपको मैच करना है। एक तरफ आपको डिजीज कंडीशन दे रखी है, दूसरी तरफ आपको आईपी पूछा गया है, यानी इंक्यूबेशन पीरियड आपको बताना है। जैसा मैंने आपको पहले वाले लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड में बताया कि टाइम जो है वो आपको स्पेयर भी करना है, मतलब बचाना भी है। तो कैसे बचा सकते हैं, जब आपको एक या दो के बारे में पता हो, एक दो ऑप्शन ऐसे हो जिनके बारे में आपको अच्छे से पता हो। जैसे कि मिजल्स के बारे में आपको पता होगा, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको पहले स्क्रॉल कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में विजिबल हो अच्छा से। देखिए मिजल्स जो है इसके बारे में आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि इतने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मिजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। तो ऑलमोस्ट रेंज में जो है 7 to 10 डेज होता है, 7 to 10 डेज होता है। लेकिन यहाँ पे सामने इसमें 7 to 10 डेज है नहीं, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 10 डेज। और ये ऑलमोस्ट ये भी पूछा जाता है कभी कभार कि 7 to 10 डेज तो रेंज में होता है, लेकिन 10 डेज ही आपको ऑप्शन में मिलता है। बहुत सारे एग्जाम में ये सवाल पूछे जा चुका है। मिजल्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होगा वो कितना होगा, 10 डेज। चलिए सी जो है उसमें फर्स्ट हो जाएगा। तो दो ऑप्शंस आपके सामने हैं जी, जिनमें सी में क्या हो रहा है, फर्स्ट हो रहा है। चलिए आपको एक ऑप्शन और पता करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दिन में आ रही है 5 से 15 दिन, 2 से 5 दिन, 3 से 12 दिन। अब थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, तो कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इनके बारे में, इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में अच्छे से आपको पढ़ना है, तो आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। डिप्थीरिया जो है, जो डिप्थीरिया है इसका इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है वो कितना होता है, 2 से 5 दिन का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड डिप्थीरिया का कितना होता है, 2 से 5 दिन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड जो है ना, ये बिल्कुल करेक्ट जवाब है, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए में थर्ड आ रहा है, यानी डिप्थीरिया का इंक्यूबेशन थर्ड जो है वो किस में आ रहा है, ऑप्शन बी के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी तो आपका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन आपको ये तो यहाँ पे याद रखना ही है, वहाँ पे जब आप एग्जाम दो, एक या दो अगर आपके सामने फाइंडिंग सही आती है, बाकी ऑप्शन में वो नहीं है, तो वो आप डायरेक्टली क्लिक कर देना, सही जवाब वो आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो आपको हर एक क्वेश्चन को याद करना है। ऐसा नहीं है कि सर ने बताया है तो अपन भी यहाँ पे डायरेक्टली लगा देते हैं, चलो डिप्थीरिया का 2 से 5 दिन है, मीजल्स का ये है, चलो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब है। ऐसा नहीं करना है। आपको पर्ट्यूसिस के बारे में पता होना चाहिए, कितना इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जापानीज एनसेफेलाइटिस का कितना इंक्यूबेशन पीरियड होता है। हो सकता है इनका सिंगल आपको लाइनर क्वेश्चन पूछ ले। तो देखिए जो पर्ट्यूसिस है, पर्ट्यूसिस का 3 से 12 दिन क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। बाकी जो बच गया 5 से 15 दिन वो होता है आपका जापानीज एनसेफेलाइटिस का। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप इसको मैच कर सकते हैं, और ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। याद रखना, डिप्थीरिया 2 से 5 दिन, पर्ट्यूसिस 3 से 12 दिन, ठीक है, मिजल्स 10 दिन एंड जापानीज एनसेफेलाइटिस 5 से 15 दिन। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड आपका सही जवाब है। चलिए आज के हमारे सेशन का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मेरे को लगता है थोड़ा सा इस पीडीएफ में मिस्टेक हुआ है अभी अभी। चलिए देखते हैं कहाँ चला गया क्वेश्चन। ये देखिए, एक मिनट में इस पीडीएफ को वापस ओपन करता हूँ। ये लीजिए क्वेश्चन आ गया। ये कभी कभार जो पीडीएफ हम क्रिएट करते हैं, इसमें से मैंने बहुत बार देखा है कि कभी कभी जो है क्वेश्चंस जो है वो हाइड हो जाता है, कभी कभी जो
क्वेश्चन है वो डबल टाइप हो जाता है, ये ऑटोमेटिकली होता है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। ये मतलब पीडीएफ क्रिएट करने के बाद में ये ऑटोमेटिकली ऐसे कब मतलब क्यों हो जाता है समझ नहीं आता। मैंने बीपीसीसीएचएन का कोर्स क्रिएट किया था, उसमें बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे डबलिंग हो गई, मतलब कहीं कहीं तो डबल डबल जो है जो वर्ड्स है वो टाइप हो गए ऑटोमेटिकली। मतलब वो हमने क्रिएट नहीं किए इसे, हमने बिल्कुल सही से क्रिएट किया था सब बुक्स को, लेकिन वो ऑटोमेटिकली पता नहीं कहाँ से क्रिएट हो गए। अभी भी आपने देखा ये क्वेश्चन गायब ही हो गया था, सिर्फ ऑप्शन आपको विजिबल हो रहे थे, तो ये पता नहीं कैसे हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन आ गया अपना, मैंने वापस से इस पीडीएफ को ओपन कर लिया है हटा के। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया। द नर्स असेस ए क्लाइंट विद ए डायग्नोसिस ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर मैनिक एपिसोड और विच क्लिनिकल फाइंडिंग्स सपोर्ट द डायग्नोसिस दिस डायग्नोसिस। देखिए एक पेशेंट है जो डायग्नोस हुआ है बाइपोलर डिसऑर्डर और मैनिक एपिसोड का। बाइपोलर डिसऑर्डर मैनिक एपिसोड से एक पेशेंट सफ़र कर रहा है, तो बताइए इस पेशेंट में क्या क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स या क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला है पैसिविटी, नेक्स्ट है डिस्फोरिया, नेक्स्ट एनहेडोनिया, नेक्स्ट ग्रेंडियोसिटी, नेक्स्ट टॉकेटिवनेस, नेक्स्ट डिस्ट्रक्टिबिलिटी। देखिए यहाँ पे पेशेंट है बाइपोलर डिसऑर्डर और मैनिक एपिसोड का, तो क्या क्या क्लिनिकल फाइंडिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक तो जो है ग्रेंडियोसिटी इस पेशेंट में देखने को मिलेगी, जो बाइपोलर डिसऑर्डर या फिर मैनिक एपिसोड का है, ग्रेंडियोसिटी में वो जिएगा, मतलब सब कुछ अपने आप को ही समझेगा, किसी को कुछ भी वो नहीं समझेगा। ऑल ओवर होल वर्ल्ड के अंदर सबसे महान वही पर्सन है जो साइकेट्रिक पर्सन है और मैनिक डिसऑर्डर या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर हो रखा है, तो इसको ग्रेंडियोसिटी रहेगी। साथ ही साथ इसको जो है टॉकेटिवनेस रहेगी, बातचीत करने में जो है इसकी वो मतलब जैसा होना चाहिए नॉर्मल पर्सन बिहेव करता है बातचीत करने में, वैसा इसका बिहेवियर नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी साइकेट्रिक पेशेंट, तो इनका कैसा क्या बिहेवियर रहता है आप समझ सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्टिबिलिटी रहेगी इस पेशेंट में। तो ये कुछ क्लिनिकल फाइंडिंग जो है वो आपको बाइपोलर डिसऑर्डर और मैनिक के एपिसोड के पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। 4, 5 और 6 जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है, यानी ऑप्शन सी जो है वो आपका सही जवाब है। जिन्होंने ऑप्शन सी लिखा था उनका सही जवाब है, बाकी जिन्होंने अदर ऑप्शन चूज किए हैं उनका गलत जवाब है। चलिए इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, ग्रेंडियोसिटी में क्या होगा। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि जो पर्सन है वो अपने आप को सब कुछ समझेगा, मतलब यूँ समझ लीजिए पेशेंट जो है ग्रेंडियोसिटी का वो ये कह सकता है आपको कि इस ब्रह्मांड में जो भी हूँ मैं ही हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। साइकेट्रिक पेशेंट हो भाई कुछ भी कह सकता है। तो देखिए यहाँ पे ग्रेंडियोसिटी इज मैनिफेस्टेड बाई एक्स्ट्रावेगेंट पाम्पस फ्लेम्बोयेंट बिलीव्स अबाउट सेल्फ, मतलब खुद के बारे में ऊंची ऊंची बातें फेंकना, वो इस पेशेंट में देखने को मिलेगी। विच फ्रिक्वेंटली अकर ड्यूरिंग मैनिक फेज ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर के मैनिक फेज में ग्रेंडियोसिटी देखने को मिलेगी। एज मैनिया इंक्रीज द क्लाइंट रेट स्पीच इंक्रीज, मैनिया अगर इंक्रीज होता है तो पेशेंट में जो स्पीच की जो रेट होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, बातचीत जो है वो बढ़ा देगा पेशेंट मैनिक एपिसोड में। एंड स्पीच इज डिलीवर्ड विथ अर्जेंसी, यहाँ पे जो स्पीच होगी ना वो प्रेशर्ड स्पीच होगी, मतलब बहुत फास्टली वो जो है पेशेंट जो भी है वो बात करेगा, जो भी स्पीच करेगा वो फास्टली करेगा, यानी प्रेशर्ड स्पीच जो है वो इस पेशेंट में देखने को मिलेगी। क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग मैनी एपिसोड हैविंग डिफिकल्टी ब्लॉकिंग आउट इनकमिंग स्टिमुलाई विच रिजल्ट्स डिस्ट्रक्टिबिलिटी एंड रेस्पॉन्सेज टू इरिलीवेंट स्टिमुलाई, जो भी स्टिमुलाई से मैनिक एपिसोड के पेशेंट में जो इनकमिंग जो स्टिमुलाई है वो ब्लॉकिंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्टिबिलिटी एंड रेस्पॉन्स जो है वो इरिलीवेंट स्टिमुलाई जो है वो देखने को मिलता है। तो ये कुछ जो सिम्टम्स है वो आपको मैनिक एपिसोड या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर की मैनिक फेज में आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो रिमेनिंग जो बच गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाइपोलर डिसऑर्डर की डिप्रेसिव स्टेज के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। पैसिवनेस इज एग्जिबिटेड व्हेन क्लाइंट टर्न एंगर इनवर्ड एंड शो लिटिल इमोशंस, इट्स फ्रिक्वेंटली अकर ड्यूरिंग द डिप्रेसिव स्टेज ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर की जो डिप्रेसिव स्टेज है उसमें आपको पैसिवनेस देखने को मिलता है। ठीक है, पैसिवनेस कहाँ देखने को मिलेगा, डिप्रेसिव स्टेज ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर। ठीक है, वहीं जो रिमेनिंग जो 3 ऑप्शंस बच गए वो भी आपको डिप्रेसिव स्टेज में देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको पूछा क्या गया था बाइपोलर डिसऑर्डर की मैनिक स्टेज के अंदर कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे, ये आपको पूछा गया था। लेकिन जो बाकी रिमेनिंग ऑप्शंस है जैसे डिस्फोरिया है, डिस्फोरिया यानी ए डिप्रेस्ड एंड सैड मूड इज एसोसिएटेड विद डिप्रेसिव स्टेज ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। डिप्रेसिव मूड या फिर सैड मूड जो है वो किस में देखने को मिलेगा, डिप्रेसिव स्टेज के अंदर।
नेक्स्ट एनहेडोनिया यानी एन इनेबिलिटी टू फील प्लीजर, कोई भी प्लीजर जो है वो पेशेंट फील नहीं कर पाएगा। ये किससे एसोसिएटेड है? डिप्रेसिव स्टेज से। तो तीन ऑप्शंस जो है पैसिवनेस, डिस्फोरिया एंड एनहेडोनिया, ये तीन तो आपको डिप्रेसिव स्टेज ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर में देखने को मिलते हैं। बाकी जो तीन ऑप्शंस बचते हैं, ग्रैंडियोसिटी, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, स्पीच प्रेशर्ड स्पीच, वो सारे के सारे आपको मैनिक फेज में देखने को मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है। और जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, यानी कि 20वां टेस्ट जो है वो आपको कल मिल जाएगा, तब हम वो क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो कल जो है अपन 200 क्वेश्चंस कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे, जिसमें से 100 क्वेश्चंस तो जो है यूपीएससी पैटर्न के अपने हो जाएंगे लगभग। जो अपन ने प्रीवियस जो सेशंस लिए हैं 1 नंबर से लेकर करीबन 14 नंबर तक, उनमें भी यूपीएससी पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस डाले गए हैं। जो लोग अभी तक वो सेशंस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे ईएसआईसी टेस्ट सीरीज़ के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप सब कुछ अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और अपनी तैयारी को बेस्ट से बेस्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।